जय मूल निवासी, आप देख रहे हैं नायक वन। आज हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय चांद मोहम्मद साहब उपस्थित हैं। चांद मोहम्मद साहब, आपका नायक वन में स्वागत है। शुक्रिया। उत्तराखंड राज्य में हाल ही में हाईकोर्ट के द्वारा हल्द्वानी क्षेत्र में 4200 परिवारों को विस्थापित करने का जो मामला आया है, उसमें आपकी क्या राय है? उत्तराखंड राज्य के खासतौर से नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में यह कहते हुए लगभग 78 एकड़ ज़मीन को जो है खाली कराने का आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, और जिसमें अगर हम बात करें तो 4365 परिवार आ रहे हैं, बसते हैं, और उनको विस्थापित करने की बात की जा रही है। और ज़्यादातर अगर हम बात करें 4365 जो परिवार 78 एकड़ के भूभाग में बसे हुए हैं, उसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, तो लगभग 78 सालों से वो लोग उस भूमि पे रह रहे हैं, उस ज़मीन पे रह रहे हैं। और बात करें तो सरकारी सुविधाओं की, तो सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और पूरा नगर पालिका का स्ट्रक्चर खड़ा है, ढांचा खड़ा हुआ है, और गवर्नमेंट की तमाम सेवाएं उनको लागू हैं। और ऐसी परिस्थिति में वहाँ के लोगों को विस्थापित करने का मामला, हटाए जाने का मामला जो नोटिस में आया है, यह काफ़ी संवेदनशील मामला है। और बीते अभी कुछ समय तत्पश्चात जो है उत्तराखंड का नगर निकाय का चुनाव हुआ, और नगर निकाय के चुनाव में बुरी तरह से उस इलाके से बीजेपी हारी जी। और चूंकि वो इलाके में लगभग 90% जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है, और मुस्लिम आबादी को विस्थापित करने का एक प्रायोजित कहा जाए गेम खेला जा रहा है, और यह काफ़ी जो है दुखद है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो रेलवे की भूमि है, रेलवे के पोजीशन की भूमि है। अगर वो रेलवे के पोजीशन की भूमि है, लैंड है, तो वहाँ सबसे पहले 4365 जो परिवार हैं उस लैंड पे, और बाकायदा किसी को सरकार के द्वारा पट्टा दिया गया है, किसी परिवार की ज़मीन रजिस्ट्री है, बैनामे की ज़मीन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, उसमें अपवाद के तौर पे 2-2.5% लोगों का कब्जा है। तो ऐसी स्थिति में लंबे समय से रह रहे लोगों को अगर उस लैंड को खाली कराना है या वहाँ दूसरे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो गवर्नमेंट को तो प्रायोरिटी बेस पे जो बस्तियाँ बसी हुई हैं, लंबे समय से बस्तियाँ हैं और वहाँ लोग रह रहे हैं, ऐसे मामलों को लाकर उन्हें वहाँ से विस्थापित करना, हटाने का मामला लाना, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और ये प्रायोजित तरीके से कहा जाए एक कम्युनिटी, एक समुदाय को निशाना बनाकर ऐसा किया जा रहा है। तो सरकार को अगर वहाँ कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है, कोई ढांचा खड़ा करना है, या विकास के नाम पर अभी जो हवाला देकर उन्हें ज़मीनों से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है उस भूभाग से, तो सरकार वो गवर्नमेंट के ढांचे और स्ट्रक्चर या विकास के दूसरे जो स्ट्रक्चर वहाँ खड़ा करना चाहते हैं, तो दूसरी भी लैंड है, और दूसरे लैंड पे भी सरकार अधिग्रहित करके खाली भूभाग पर जो है विकास के नाम पर जो भी स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, खड़ा कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट 78 सालों से रह रहे लोगों को इस तरह से नोटिस जारी करना, 7 दिनों के अंदर उनको खाली कराने की धमकी देना, और खाली नहीं करते हैं तो उनके मकानों पर बुलडोजर चलाना, तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो लगभग 4365 जो परिवार हैं वो कहाँ जाएंगे। और यह अत्यंत कहा जाए एक कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ फैसला आया हुआ है, साजिश का एक हिस्सा है, जो बड़े पैमाने पे कहा जाए पूरे भारत भर में बीजेपी की जो पॉलिसी रही है, मुसलमानों को निशाना बनाना, मुसलमानों को निशाना बनाकर भारत में ओबीसी, एससी, एसटी का धर्म के नाम पर पोलराइजेशन करके सत्ता में जाना, तो ये एक प्रायोजित गेम है। और उस गेम में मुसलमानों को शिकार बनाया जाता रहा है, टारगेट बनाया जाता रहा है, निशाना बनाया जाता रहा है। तो ये हल्द्वानी की घटना भी मुसलमानों को निशाना बनाने और इसका आने वाले चुनावों में राजनीतिक इस्तेमाल करने
के लिए बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड का हमारा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का डेलीगेशन अभी हाल ही के दिनों में उन इलाकों में विजिट कर रहा है और जो नोटिस जारी की गई है उस नोटिस की कॉपी आने के बाद राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जो लीगल सेल है हम उसके जरिए हम एडवाइस लेंगे, परामर्श लेंगे, हम उनमें कानूनी मदद क्या कर सकते हैं और संवैधानिक दायरे में रहकर हम उनकी मदद क्या कर सकते हैं। और भारत में सामाजिक परिवर्तन और बदलाव और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला आज राष्ट्रव्यापी संगठन, राष्ट्रव्यापी नेतृत्व है। तो मान्यवर वामन मेश्राम साहब हैं जो वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनके नोटिस में डालकर और उनका भी हम साथ सहयोग लेकर बड़े पैमाने पे वहाँ जो इन परिवारों को विस्थापित करने की एक कोशिश की जा रही है तो उस मामले को राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग उठाएंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाने के लिए हर कोशिश राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए हम लोग कोशिश करेंगे। और इस तरह की जो कोशिश की जा रही है इस कोशिश की मैं कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ और जितनी हो सकती है हर संभव वहाँ के लोगों को हम मदद करने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए और तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं या संविधान में यकीन रखने वाले समाज सेवी हैं और उनकी संस्थाएं हैं उनको मैं अपील करता हूं कि हल्द्वानी की इस घटना को लेकर उन्हें सामने आना चाहिए और वहां के परिवारों के हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें खड़े होना चाहिए। जी, दूसरा ये अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण, ओबीसी नगर निगम के आरक्षण को खत्म किया गया, उस पर आपका क्या कहना है? हाल ही में अभी पूरे उत्तर प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी जी, लेकिन अधिसूचना जारी होने के तत्पश्चात रिजर्वेशन भी अलग अलग हिस्सों में लागू कर दिया गया था। लेकिन कुछ लोग अभी हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने ओबीसी के रिजर्वेशन को नगर निकाय के चुनाव में रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए आखिरकार नगर निकाय में लागू ओबीसी को आरक्षण को रद्द कर दिया और रद्द करने के पीछे जो बुनियादी मकसद है हाईकोर्ट का कहना है कि सरकार के द्वारा ट्रिपल टेस्ट अधिसूचना जारी होने के पहले ओबीसी को अगर हम किसी भी क्षेत्र में आरक्षण देना चाहते हैं, नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण देना चाहते हैं तो ट्रिपल टेस्ट कराना चाहिए। एक आयोग का गठन करा के उस ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उस फार्मूले को अमल में ला करके उन्हें नगर निकाय में ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। पूर्ववर्ती नगर निकाय के चुनाव में ऐसा ही किया गया जिसके जरिए नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण का बेनिफिट मिलता रहा। चूंकि बीजेपी शासित जो राज्य है, बीजेपी शासित केंद्र में सरकार है और बीजेपी जहां जहां भी सत्ता में है, जिन जिन प्रदेशों में सत्ता में है, तो बीजेपी के सरकार में ही इस तरह के आरक्षण के मामले आते हैं, आरक्षण को खत्म करने के मामले आते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है और खिलाफ ही नहीं है बल्कि जो है ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के आरक्षण को, प्रतिनिधित्व को, भागीदारी को पूरी तरह से समाप्त करने का इनका बुनियादी एजेंडा है। और उस बुनियादी एजेंडे का ये जीता जागता उदाहरण है कि नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी का आरक्षण के प्रति संवेदनशील अगर सरकार होती तो ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का टेस्ट कराती और उसके आधार पर जो आंकड़े आते वो हाईकोर्ट में अगर मुहैया कराती तो हाईकोर्ट जो है ओबीसी के आरक्षण को रद्द नहीं करता। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा सामान्य एक ऐसा हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से आंकड़ा दिया गया, रैपिड टेस्ट हमने कराया जी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ट्रिपल टेस्ट कराने की, लेकिन सरकार ये जानते हुए भी कि ट्रिपल टेस्ट के ही आंकड़े हाईकोर्ट में मान्य है, लेकिन सत्ता में जो सरकार है, जिन पिछड़ों की वजह से सत्ता में सरकार है, जिन ओबीसी के बड़े बहुसंख्य समुदाय की वजह से आज बीजेपी सत्ता में आई है, उस बहुसंख्य समुदाय के साथ बड़े पैमाने पे उनके आरक्षण के अधिकार के साथ
ओबीसी के आरक्षण के हक अधिकार के साथ जो है बीजेपी ने साजिश की और रैपिड टेस्ट का जो है उन्होंने हवाला दिया, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और खारिज करके जो है नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण को खत्म कर दिया। तो यह संवेदनशील मामला है और इसको लेकर अगर हम बात करें तो अभी 9 जनवरी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चौधरी विकास पटेल जी राष्ट्रीय स्तर पे पिछड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं और अभी इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश उन्होंने बंद करने का आह्वान किया है। तो इसलिए मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते इस बंद का जाहिर समर्थन करता हूं, क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी तकरीबन 95% जो आबादी है वो ओबीसी के दायरे में आती है। तो यह मामला सारे ओबीसी समुदाय का है, वर्ग का है, इसलिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी इस बंद में सहभागी है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी के इस बंद के आह्वान का जाहिर समर्थन करता है। सर, जो हमारे चैनल के दर्शक हैं और आपके कार्यकर्ता हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आज ओबीसी SC ST माइनॉरिटी में 85% मूल निवासी बहुजन समाज में अगर हमारे पास कोई अपने समाज की बुनियादी मौलिक जानकारी समाज तक पहुंचाने का कोई माध्यम है तो आज सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया में जो हमारे यूट्यूबर हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। और ये जो नायक वन जो चैनल है, इसके जरिए समाज की तमाम बुनियादी जानकारी समाज तक लगातार पहुंचाई जाती रहती है और शासक जातियों के द्वारा जो षड्यंत्र ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के खिलाफ लगातार किया जाता है, उनकी साजिशों का पर्दाफाश नायक वन यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार किया जाता रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आज हमारे पास एक बड़ा माध्यम है अपनी सूचनाओं का, अपने समाज के साथ घटित हो रही घटनाओं का, अपने समाज के मुद्दों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का संदेश पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम है। और मैं अपील करना चाहूँगा सारे जो दर्शक हैं या हमारे समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोग, वो नायक वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे समाज में बढ़ाने का काम करें, ताकि समाज के अंदर सही जानकारी लगातार पहुंचाने का कार्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से चलता रहे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।